ओके, नाउ देखो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग नाम से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कुछ बेसिक चीज इस चैप्टर में करने वाले हो, बेसिक विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बिफोर आई गो अहेड, मैं एक चीज तुम लोगों को बताऊं कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला नहीं, बिकॉज वो चीज तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में तुम लोगों ने, ये थोड़ा पीछे कर वो चीज तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ लिया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? पढ़ा था ना, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसका फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर, तो एटलीस्ट। बट हाँ, एक चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, जो चीज तुम लोगों ने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म का, जो कि क्या है, पार्टनरशिप बिड। याद है ये क्लास 11 में तुम लोगों ने जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और पर्टिकुलरली पार्टनरशिप पढ़ा था, तब ये चीज तुम लोगों को देखने को मिला था, पार्टनरशिप डीड, करेक्ट? या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, याद है क्या है उसका और दूसरा नाम? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, तो देखो, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो, पार्टनरशिप बिजनेस तो समझ में आता है ना, एक से ज्यादा जब ओनर रहेगा, जब भी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हो जहां पर मल्टीपल ओनर्स रहेगा, तो वहां पर ऑब्वियसली डिस्कशंस में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में झगड़ा लग सकता है। किसी एक का ओपिनियन ये होगा, किसी दूसरा पार्टनर का ओपिनियन कुछ और होगा, तो ऑब्वियसली झगड़ा का तो चांसेस रहेगा ही रहेगा, डिस्प्यूट्स का चांसेस रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, जब भी तुम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करो, प्लीज ऑरल एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप बिजनेस चालू मत करो। तुम्हें हर एक चीज डॉक्यूमेंट करना होगा। कहां पर? एक एग्रीमेंट बना के, हर एक चीज लिख के, कि तुम फर्म के अंदर किसका क्या राइट होगा, किसको क्या मिलेगा, कौन सा पार्टनर को क्या मिलेगा, वो हर एक चीज कहां पर लिखा हुआ रहना चाहिए? एग्रीमेंट के अंदर, जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। ये स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाया जाता है। फाइन, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब तो समझ में आ गया है, ये क्लास 11 में ऐसे भी तुम लोगों ने पढ़ाई था, अगर याद होगा, क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, करेक्ट? तो मैं यहां पर ये क्यों डिस्कस करा रहा हूं? मैं इसलिए डिस्कस करा रहा हूं ताकि मैं तुमको ये समझा पाऊं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर कुछ भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्जांपल देता हूं, मान लो रिकी एंड प्रतीक ने मिलकर एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म शुरू किया। रिकी एंड प्रतीक ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म शुरू किया, 100 रुपए प्रॉफिट आया, प्रतीक 90 लेगा, रिकी 10 लेगा। सुनने में नाइंसाफी लग रहा है ना? प्रॉफिट 100, प्रतीक ले लेगा 90 और रिकी लेगा सिर्फ 10। सुनने में नाइंसाफी लग रहा है, बट क्या ये किया जा सकता है? क्या ये किया जा सकता है? हाँ, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। अगर ये दोनों एग्रीमेंट में ये लिख दे कि द प्रॉफिट शेयरिंग विल बी डन इन दिस रेशियो ओनली, तो भाई बाद में अगर रिकी जाके कंप्लेन भी करता है कोर्ट को जाके, तो कोर्ट बोलेगा तुमने तो भाई एग्रीमेंट किया था अपना पार्टनर के साथ। तो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक पार्टनरशिप डीड ये बताता है कि पार्टनर्स फर्म में क्या क्या करने वाले, उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है, हर एक चीज लिखा हुआ रहता है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला चीज जो हमें समझना है ना, दैट इज व्हाट इफ पार्टनरशिप deed
इज साइलेंट। क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन सर्टेन मैटर्स, तो तुम उसको लेके कैसे डील करोगे? साइलेंट या फिर मान लो बना ही नहीं गया, व्हाटएवर, तो तुम उन सिचुएशंस में कैसे डील करोगे? केस स्टडीज पूछा जाता है। चलो देखते हैं। मैं चाहूंगा तुम लोग भी ये चीज लिखो अपना कॉपी में, सब लिखो। कैसे लिखोगे? लिखो provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. Provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. Provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. इसका मतलब ये देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, बट इसका इजी मतलब मैं बता देता हूं। क्या करोगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगा, तो इन सिचुएशंस को कैसे डील करोगे? अब सिचुएशंस को मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके, ठीक है? लिखो नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। ये सिचुएशंस लिख रहे हो, ठीक है? और एक हाइफन दोगे। इन सिचुएशंस को कैसे डील करोगे, हाइफन देके लिखने वाले हैं, ठीक है? ओके, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहां पर। एक पार्टनर या फिर एक मालिक वो अपना फर्म में क्या चीज लाता है? क्या चीज लाता है? कैपिटल। साक्षी, जब भी कोई ओनर बिजनेस शुरू करता है, वो बिजनेस में क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, एक मालिक अपना बिजनेस में लोन भी दे सकता है। थोड़ा अजीब लगेगा, बताता हूं। हाँ, ये है प्रतीक एंड ये है रिकी। इन दोनों का एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है? ये दो पार्टनर्स हैं और ये इन दोनों का पार्टनरशिप फर्म है। जनरली पार्टनर्स अपना बिजनेस में क्या लेके आते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया? कैपिटल, ठीक है? कैपिटल लेके दोनों आता है। और मान लो दोनों ने कैपिटल कितना लगाया था? 10 लाख। 10 लाख प्रतीक ने 10 लाख लगाया, विकी ने 10 लाख लगाया। 5 साल खत्म हो गया बिजनेस का, अच्छा ही चल रहा है, बट बिजनेस अभी और ग्रो करना चाहता है, तो और पैसा चाहिए ना। तो ये है फर्म। तो फर्म ने रिकी को जाके बोला, रिकी थोड़ा और पैसा दो ना, थोड़ा और। किस रूप पे चाहिए? रिकी ने पूछा किस रूप पे चाहिए तुम्हें पैसा? तो फर्म नहीं, वो नहीं बोल रहा, रूप मतलब, हाँ, तो फर्म ने बोला दे दो ना कैपिटल, और दे दो। ऐसे ही तो तुमने कितना कैपिटल दिया था पहले, और 5 लाख दे दो। समझ में आ रही है? रिकी ने उठ के क्या बोला? क्या लगा, क्या बोला होगा रिकी ने? नहीं दूंगा मैं। बिकॉज कैपिटल जब कोई देता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मालिक जो है उसका पैसा डूब सकता है। अगर फर्म बंद हो जाएगा, मालिक ने जितना भी पैसा लगाया था वो अपना फर्म से वो मांग नहीं सकता। रिकी ने कितना लगाया था बिजनेस में अपना पैसा? 10 लाख। इनकेस अगर मान लो आज के डेट में फर्म डूब जाता है, रिकी आके अपना फर्म को बोल सकता है 10 लाख दो? नहीं भाई, तुम मालिक हो, तुमको सहना है वो, ठीक है ना? तो रिकी बहुत चालाक है। रिकी ने बोला पैसा दे सकता हूं मैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। लोन चाहिए, लोन ले लो।
तो फर्म ने बोला देखो ठीक है दे दो लोन, ऐसे भी मुझे पैसा चाहिए। तो रिकी ने 5 लाख का क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो ये वही चीज का बात हो रहा है यहाँ पर। देखो रिकी ठहरा भला इंसान, उसने 5 लाख का लोन तो दे दिया फर्म को, और उसने और कोई कोई बातचीत नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। साल का एंड आया, ईयर एंड आया, और रिकी जाके अपना फर्म को पूछ रहा है भाई इंटरेस्ट दो, मैंने 5 लाख दिया था ना लोन, इंटरेस्ट दो। तो फर्म उठ के बोलता है क्या इंटरेस्ट, तुम पार्टनर हो, तुमको क्या चाहिए इंटरेस्ट। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अब उसको इंटरेस्ट चाहिए और उसका एग्रीमेंट बना नहीं है, तो कैसे इस मैटर को सॉल्व करोगे। क्या लगता है कैसे इस मैटर को सॉल्व करोगे। रिकी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए अपना लोन के ऊपर या नहीं मिलना चाहिए। हाँ पहले तो मुझे बताओ ये मैटर सॉल्व कौन करेगा, ये विवाद को सॉल्व कौन करेगा। नहीं पार्टनर तो झगड़ रहे भाई, कोर्ट सेटल करेगा। और एक चीज बताओ, कोर्ट जो सेटल करेगा ऐसे ही, जज ऐसे ही डिसीजन ले लेता है क्या, क्या देख के जज डिसीजन लेता है, क्या क्या डीड तो है ही नहीं, डीड तो है ही नहीं, एक्ट। तो कोर्ट जो है पार्टनरशिप एक्ट कानून जो बनाया गया है उसके बेसिस पे ही तो जज अपना डिसीजन ठहराएगा ना। तो टू गवर्न द पार्टनरशिप बिजनेस मतलब क्या हुआ, सुन रहे हो ना, पार्टनरशिप बिजनेसेस को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, करेक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, देखो तुम लोगों ने तो एग्रीमेंट बनाया नहीं, अब मुझे ही सामने आना पड़ेगा। बात सुनो मेरा, मैं क्या बोलता हूं। रिकी ने लोन दिया, रिकी को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, और रिकी भी कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं तुम लोगों के साथ, तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, लिखो सब लिखो, फर्म will give interest at the rate 6% per annum. Firm will give interest at the rate 6% per annum. ये कोर्ट ने डिसाइड किया। अगर मान लो जब रिकी ने लोन दिया था उस टाइम अगर रिकी एग्रीमेंट कर लेता और रिकी उठ के बोलता देखो मैं लोन तभी दूंगा अगर मुझे 10% का इंटरेस्ट देते हो, तब फर्म कितना देता, 10% देता या 6% देता, तब 10% ही देता, बिकॉज एग्रीमेंट बन गया है, कुछ कर नहीं सकते हो तुम। ठीक है, अगर रिकी के साथ फर्म का एग्रीमेंट 20% का भी होता है, एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो फर्म को 20% देना पड़ेगा, बिकॉज तुमने एग्रीमेंट किया है उस पार्टनर के साथ। मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि एग्रीमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। एग्रीमेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, तब पार्टनरशिप एक्ट बीच में आता नहीं है, इंटरप्ट नहीं करता। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट आके इंटरप्ट तभी करेगा जब तुम आपस में झगड़ा करोगे। और आपस में झगड़ा क्यों करते हो, आपस में झगड़ा क्यों करते हो, जब एक्ट नहीं, जब डीड नहीं होता। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड ना हो क्या, तब भी तुम्हें एक्ट का बात सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ हालांकि तब कोर्ट तुमको पहले तो बोलेगा कि ये केस तो पहले तो रजिस्टर ही नहीं है, बिकॉज तुम्हारा फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है, उस टाइम पे तो तुम केस ही नहीं कर सकते। हाँ अब सुनो, अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पब्लिक लॉसेस देखा मैंने। सब बंदोबस्त क्या है, लोग वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
दो पार्टनर बिजनेस चालू किया और दोनों ने सोचा ही नहीं कि एंड में जो प्रॉफिट्स आएगा या फिर जो लॉस आएगा उसको डिवाइड कैसे करें। भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आएगा ना। जब सोल प्रोप्राइटर होता है तब तो वही सब कुछ लेता है, बट जब पार्टनर्स होगा तब उसको बांटना पड़ेगा ना प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी अगर है तो तुम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं किया, तो एंड में जाके पार्टनर्स झगड़ा करेगा। तो कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना नहीं है विथ रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो किस रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में? क्या लगता है? क्या लगता है? इक्वल। लिखो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और लॉसेस लिख दो, प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तुम कुछ कर नहीं सकते, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर अगर एक पार्टनर उठ के बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो तुम्हारा मानने से और ना मानने से कोई आगे जाता नहीं है, तुम्हें बांटना पड़ेगा इक्वली, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नेक्स्ट लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो मैं यहां पर बताता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बताया पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ना। ओके, अब जब पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, क्या उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जनरली नहीं, बिकॉज तुम पार्टनर हो। तुम अगर बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? मैं लोन का बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल का। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, पार्टनर्स इंटरेस्ट मांग लेते हैं कैपिटल के ऊपर कि दे दो ना इंटरेस्ट, बट उसके लिए एग्रीमेंट बनना चाहिए, तभी तुम इंटरेस्ट ले सकते हो कैपिटल के ऊपर। तो क्या कोई एग्रीमेंट बना है? क्या कोई एग्रीमेंट बना है? नहीं। तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा अपना कैपिटल के ऊपर? नो। लिखो यहां पर, पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा कि भाई किस बात का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अगर चाहिए था तो एग्रीमेंट बना देते। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये क्या बोलता है? देखो, ड्रॉइंग्स पता है क्या है ना, पार्टनर जब अपना बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि ड्राइंग्स अभी हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे आगे जाके। ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बट क्लास 11 में जो भी तुम लोगों ने सीखा था, बेस्ड ऑन दैट, व्हाट इज ड्राइंग्स? पैसा जब मालिक उठा लेता है, पैसा या फिर गुड्स जो भी है, फॉर हिज ओन यूज, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। पता है, फर्म के पास इतना ताकत है कि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ताकि वो ड्राइंग्स ना करे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आयशा एंड सताक्षी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और दोनों ने बिजनेस से 1 लाख उठा लिया, तो इन दोनों का जो फर्म है ना, फर्म इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है 10%, 5%, ताकि इनका ड्राइंग्स पे रोक लगा सके कि भाई बिजनेस चालू किया, पैसा कम उठाओ ना, चलने दो, बिजनेस को अच्छा करने दो। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना नहीं है तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर पाएगा? नहीं। ठीक है, इन दैट केस नहीं कर पाएगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि ड्राइंग्स होने से इंटरेस्ट चार्ज होगा तभी हो पाएगा। तो लिखो, फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस इतना लिखने से काफी है। कैनॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर इफ पार्ट व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं। हम लोग सिचुएशन सी तो वो है।
नेक्स्ट लिखो, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर। सर रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है? रिम्यूनरेशन का मतलब है, देखो मैं एक चीज यहां पर बताऊं कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म चलता है ना, मान लो ए एंड बी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, तो प्राइमरीली तो इन दोनों को ही कामकाज करना पड़ेगा ना, डेली एक्टिविटीज जो है इन दोनों को ही तो देखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों एम्प्लॉइज भी रखेगा, बट ये दोनों भी तो काम करेगा ना। अब सुनो, ए ने उठ के बोला कि मैं इतना मेहनती हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे सैलरी चाहिए। तो बी भी देखा देखी उठ के बोल रहा है कि हाँ मुझे भी सैलरी चाहिए। ए उठ के बोलता है फर्म का जितना भी सेल्स हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, बिकॉज मैं इतना मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मुझे सैलरी तो चाहिए चाहिए, सेल्स के ऊपर एक परसेंटेज का कमीशन भी चाहिए। तो मुझे बताओ ये सब प्रैक्टिकल है? भाई तुम पार्टनर्स हो, तुम मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम जो आके पार्टनर्स को क्या चाहिए होता है बताओ? तो पार्टनर्स को क्या लेना चाहिए? पार्टनर्स को क्या लेना चाहिए? प्रॉफिट्स लेना चाहिए। एक पार्टनर को, एक मालिक को सिर्फ क्या चीज में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? प्रॉफिट्स। तुम प्रॉफिट्स के लिए लड़ो, मेहनत करो, बट तुम क्यों सैलरी लेने वाले हो? तुम क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे? तुम क्यों कमीशन लोगे? हाँ ले सकते हो। कब ले सकते हो? अगर एग्रीमेंट बना लेते हो उस रिगार्डिंग, तो बिल्कुल लो ना, कौन मना करेगा तुम्हें? बट क्या तुमने एग्रीमेंट बनाया है और तुमको ये सब चाहिए भाई, तो नहीं मिलेगा। लिखो, नो रिमनरेशन, नो रिमनरेशन। एग्रीमेंट में तो अगर तुम लिखोगे कि मुझे इतना परसेंट चाहिए तो मिलेगा। नो रिमनरेशन विल बी प्रोवाइडेड। These are the cases when partnership agreement is missing. Next लिखो, admission to partner। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। तो भाई संयम बना के रखना, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? दिस चैप्टर इज नॉट दैट इजी बट देन वेरी मच स्कैटर्ड। ये है वो है, ये है वो है, कोई मील नहीं है एक के साथ एक का। नॉट थ्योरी ऑल्सो, यू गेट टू नो। मतलब मुझे तो ये चैप्टर पसंद नहीं इतना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नींद आ गया? ओके, एडमिशन टू पार्टनर, इसका मतलब क्या है? एडमिशन टू पार्टनर इसका मतलब है, मान लो अक्षय, विक्टर एंड अभिजीत मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है? दे आर 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एंड लक्ष्य इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अक्षय। लक्ष्य सुन रहे हो ना? एकदम स्टार्टिंग से देखो, सिंसियर रहना। लक्ष्य इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अक्षय। नाउ लक्ष्य इज ऑब्जर्विंग कि ये जो फर्म है इन तीनों का बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। सो लक्ष्य इज शोइंग वेरी मच इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ 4th पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म। तो लक्ष्य ने जाके जुगाड़ लगाया अक्षय को कि भाई दोस्त मुझे भी मिला दे तेरे साथ। और अक्षय ने क्या किया, लक्ष्य को आके बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया एज अ न्यू पार्टनर। बाकी 2 पार्टनर को पसंद नहीं आया। तो मुझे बताओ इस केस में ये जो पसंद ना आने का जो बात है, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। Whenever any admission of a partner is to be taken place, you cannot admit a new partner until and unless the consent of all the partners are given. बाकी हर एक पार्टनर का कंसेंट आना होगा, तभी कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो इफ देर इज नो एग्रीमेंट, इफ देर इज हाँ, अब अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है
अक्षय हैज गॉट ऑल द ऑथोरिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी पार्टनर इन अ फर्म, तो क्या ये दो बात कर पाएगा? नहीं, तब ये दो बात नहीं कर पाएगा। हम तो बात क्या चीज का कर रहे हैं, जब डीड साइलेंट है, बना ही नहीं है एग्रीमेंट इस पॉइंट का रिगार्डिंग, तो भाई अगर कोई एग्रीमेंट बना नहीं है तो एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है अक्षय यू डू नॉट हैव एनी राइट। तो लिखो नो न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड until and unless the consent of other partners are received, until and unless the consent of other partners are received, मतलब जब तक बाकी पार्टनर्स का कंसेंट आ नहीं जाता हम एडमिट करा नहीं सकते। ओके, और एक पॉइंट है वो भी लिख लो, सातवां पॉइंट, बुक में नहीं है बट लिख लो। वो क्या है? वो है, लिखो, वो मैं पहले तो बता देता हूं, लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूं। ऑल द पार्टनर्स, लिखो, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड all the partners are entitled to inspect the books of accounts full stop. No partner can obstruct any other partner, no partner can obstruct any other partner, मतलब कोई भी पार्टनर किसी और को दादागिरी नहीं दिखा सकता है कि भाई तुम अकाउंट्स क्यों चेक कर रहे हो, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों चेक कर रहे हो, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों देख रहे हो। हर एक पार्टनर के पास राइट है देखने का, और उसका कॉपी भी ले सकता है अगर उनको लेना है तो, ठीक है, उसका कॉपी बना के ले भी सकता है। ओके, चलो, तो ये सब तो हम लोगों ने सिचुएशंस डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हालांकि तब मैंने थोड़ा रफली बताया था, आज उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आ जाओ, लिखो, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में या फिर नेक्स्ट लाइन थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो। हेडिंग में लगा सकते हो, ये जो अभी चीज लिखने वाले हो इसको लिखने से पहले एक हेडिंग लगा दो रिलेटेड टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नाउ। हेडिंग क्या होगा? लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे एक हेडिंग लगा दो। ठीक है, नाउ लिखो, इसके अंदर एक दो लाइन पहले लिखो। द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो प्रिपेयर्स trading and PL account. The partnership firm also prepares trading and PL account and balance sheet, just like a sole proprietary firm. तो सोल प्रोप्राइटरी फर्म जो क्लास 11 में हमने अकाउंटिंग सीखा था, हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म भी ये दो चीज बनाता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एंड पार्टनरशिप फर्म भी बनाते हैं भाई, कोई अलग चीज नहीं है, राइट? फुल स्टॉप। It also follows the same accounting cycle. It also follows the same accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल बोले तो जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस, देन ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, ठीक है? तो
पार्टनरशिप फर्म कोई अनोखा फर्म तो है नहीं, वो भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, इन दिस चैप्टर, लिखो फुल स्टॉप देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली गोइंग टू फोकस, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली गोइंग टू फोकस ऑन preparations of, on preparations of financial statement and capital account. तो हम वो चीज सीखने वाले नहीं है कि जर्नल कैसे पास किया जाता है, हाँ वो चीज तो देखेंगे, बट वो अकाउंटिंग साइकिल में जो होता है, जर्नल से लेजर बनाओ, लेजर से ट्राई, वो सब यहां पर नहीं करने वाले क्लास 12 में। तो हम बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है एंड उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है पार्टनरशिप फर्म का, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। बट मैं बताता हूं, पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज नहीं आता है, यहां पर तुम्हें एक नया चीज देखने को मिलेगा, दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो फुल स्टॉप देके लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, द इनकम स्टेटमेंट includes PL appropriation account also। PL appropriation, अगर appropriation का स्पेलिंग में दिक्कत आ रहा है, appropriation, the income statement also includes PL appropriation account apart from क्या दो चीज, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, वो तो नॉर्मल है ही है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये तुम नया सीखने वाले हो और इसी के ऊपर हमारा ज्यादा जोर रहता है इस पार्टनरशिप के अंदर, एंड कैपिटल अकाउंट भी है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। आ जाओ हम समझते हैं थोड़ा बहुत कि क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट इतना मैं फोकस नहीं किया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं क्या बना, तुम लोगों को कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ देखो मैं जब बोलूंगा तब बनाना है। ये मैंने एक बनाया ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ठीक है। मैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या आता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, खर्चा सीओजीएस, और यहां पर सेल्स देखने को मिलता है। तो सेल्स से जब तुम कॉस्ट को माइनस कर देते हो तुम्हें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर करते हो, पीएल अकाउंट पे, एंड देन यहां पर कुछ तुम्हें इनडायरेक्ट इनकम्स मिल जाता है। ये दोनों मिलके हमारे पास टोटल इनकम आ जाता है, ठीक है। यहां से हम खर्चा काटते हैं, क्या खर्चा काटते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब काट देते हैं हमें फाइनली क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। क्लास 11 में इतना तक तो सीख ही लिया था। इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं। क्यों, एज बिकॉज प्रॉफिट जब कोई कमाता है फर्म, तो वो प्रॉफिट का जो हकदार होता है वो कौन होता है, मालिक। तो इसलिए हम जाके कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे। बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर इतना तक तो करोगे, बट ये प्रॉफिट को जाके तुम कैपिटल के साथ ऐड नहीं कर सकते। बट क्योंकि क्या तुम्हारे पास सिर्फ अभी एक ही ओनर है, मल्टीपल ओनर्स होगा ना, तो किसके साथ जाके किसका कैपिटल एक नहीं रहेगा,
एक दो तीन चार, आर्यन्स कैपिटल, राज कैपिटल, विवेक्स कैपिटल, कितना पार्टनर्स हो सकता है? तो किसका कैपिटल के साथ तुम जाके ऐड करोगे, किस रेशियो में? तो हम क्या करते सर, हम इसको सरेंडर करते हैं किसी और के पास। सर ये किसी और कौन है? इनका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज ये चीज फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता है ना, क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं ना। बट एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट लिखना गलत है। क्या लिखना चाहिए पता है? टू पीएल अकाउंट लिखना चाहिए, है कि नहीं? बिकॉज जा कहां पर रहा है ये? ममता इसका जर्नल एंट्री बताओ तो क्या हो रहा है इसका जर्नल एंट्री? मैं लिखूंगा, बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? ये जो ट्रेडिंग पीएल का डेबिट साइड में टू पीएल अकाउंट लिखा है मैंने, इसका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है ममता? बता नहीं पाओगे? सदाक्षी, आयशा, सुनीता, पाली, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में टू पीएल, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में टू पीएल, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, गोली मारो, गोली मारो जर्नल एंट्री को। मैं 2 नंबर ही सिखाता हूं, क्लास 12 में तो बिल्कुल चाहिए 2 नंबर, ठीक है? थोड़ा थोड़ा तो चाहिए। दिमाग में एक चीज डाल दो, एक चीज डाल दो दिमाग में, जब जब पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा या फिर ट्रेडिंग या फिर पीएल एप्रो, कोई भी ऐसा टाइप का अकाउंट जो इनकम और लॉस को लेके डील करता है, जब जब पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉफिट, पैसा मत बोलो, उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट्स मिल रहा है। तो वही तो हो रहा है ना, ट्रेडिंग ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और वो उठ के बोलता है पीएल को, भाई ले ले, तू ले ले, मैं क्या करूंगा इस ग्रॉस प्रॉफिट का, ले ले तू ले ले। सदाक्षी, ये ग्रॉस प्रॉफिट किसने निकाला? किसने निकाला? ये ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को दे कौन रहा है? पीएल को जो दे रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट, कौन दे रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर सेकंड 2 नंबर ही, जिनसे प्रॉफिट चला जाएगा, जिनसे प्रॉफिट चला जाएगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। मतलब ऐसा समझ जाना कि जो दुखी हो जाएगा, दुखी क्या बोलते हैं हम लोग, जब हमसे प्रॉफिट चला जाता है तब वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और खुशी कब होता है? जब हमारे पास, तो किसके पास प्रॉफिट आ रहा है फिलहाल? तो पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। किससे चला जा रहा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट किसके पास है? पीएल, बिकॉज वो क्रेडिटेड है ना। अब मुझे बताओ पीएल ने क्या निकाला? पीएल ने खर्चा वर्चा काट के क्या क्या निकाला? नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट जो बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस का। इसको कहां पर भेजेंगे हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे। तो यहां पर ऐसे पीएल एप्रोप्रिएशन लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? सुनीता, किसके पास जा रहा है ये प्रॉफिट? पीएल। तो बेस्ड ऑन दैट पीएल एप्रो क्या होना चाहिए? क्रेडिट या डेबिट होना चाहिए? और डेबिट कौन होना चाहिए? तो जर्नल एंट्री क्या बन रहा है इसका? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री क्या चीज का है? नहीं, क्या चीज का ये जर्नल एंट्री? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का। कहां पर ट्रांसफर करने का? पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री। आयशा, क्या है जर्नल एंट्री? पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को जर्नल ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री क्या है? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रो। समझ में आया?
तो ये पीएलएफ प्रो के पास आ गया प्रॉफिट। सर अब क्या करेंगे, अब सुनना। ये दो कौन है, ये दो है पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। और मैं ना एक अमाउंट भी लिख देता हूं, समझने में इजी होगा। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख। 1 लाख ट्रांसफर हुआ है भाई पीएलएफ में, समझना। ये दो पार्टनर्स हैं, मुझे बताओ। और एक चीज मैं बताता हूं, ये दोनों ने डिसाइड किया प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेगा, 3:1। मतलब अगर 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 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, 100 का 3/5 ए ले लेगा, 100 का 2/5 बी ले लेगा। ठीक है, ये है रेशियो। अब समझना, देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं ए और बी में, ए को कितना मिलना चाहिए, ए को कितना, कैसे निकालोगे, ए को मिलना चाहिए 1 लाख का 3/5, तो कितना बनेगा। बी को कितना मिलना चाहिए, 40,000 मिलना चाहिए ना। मतलब कैसे, 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इज द टोटल प्रॉफिट। उस 1 लाख में ए का हक कितने का है, 3/5 का, और बी का हक कितने का है, 2/5। अकाउंटेंट 1 लाख को बांटने वाला ही था, अकाउंटेंट 1 लाख को बांटने वाला ही था। कैसे कैसे, 60 और 40 देके देके ए और बी भाग भाग क्या है। अकाउंटेंट भाई ऐसा मत करो, रुको, आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा क्या, आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। अरे हम तो सैलरी ले रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले रहे हैं। क्या ये लेना उचित है, उचित है क्या, पार्टनर को सैलरी लेना उचित है क्या, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना उचित है क्या। बट क्या ले सकता है, कैसे, एग्रीमेंट बना के ले सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ए और बी जो है दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, कितना कितना, चलो समझते हैं एक बार। ए लेगा 10,000, हालांकि इतना इजी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, वो एक अलग टॉपिक है। और बी कितना लेगा, बी भी कितना लेगा, 10। क्या है ये 10-10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है, ओके। सैलरी कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ ए, बिकॉज ए को लगता है मैं बहुत काम करता हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए, बिकॉज ए को लगता है मैं बहुत काम करता हूं। ठीक है, कितना, 20,000, 20,000 सैलरी लेगा एनुअल। ठीक है ना। तो एक चीज समझ जाओ, ये जो प्रॉफिट पीएल से पीएल अप्रो में ट्रांसफर किया गया है, इस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स रिलेटेड खर्चा को काटा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हाथ में प्रॉफिट कितना बचा है, पहले कितना प्रॉफिट बचा है हाथ में, 1 लाख। इस प्रॉफिट्स में से सिर्फ और सिर्फ क्या खर्चा उठाया जाएगा, मालिक रिलेटेड खर्चा, बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं, मालिक रिलेटेड खर्चा। और मालिक रिलेटेड खर्चा क्या क्या है, थोड़ा पेशेंस लगाओ, ये लास्ट टॉपिक है। क्या क्या है मालिक रिलेटेड खर्चा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर लिखा जाएगा टू सैलरी एंड टू इंटरेस्ट। मैं एक साथ लिख देता हूं, सैलरी कितना है 20 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 30। हाथ में कितना बचेगा, हाथ में कितना बचेगा, ये 40 देने के बाद अभिजीत हाथ में कितना बचेगा, 60,000। उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। कितना कितना, मैं लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब फाइनली प्रॉफिट को बांटेंगे हम लोग। ए को कितना मिलेगा एंड बी को कितना मिलेगा, 60,000 का, 60,000 का 3/5 कितना आता है, 5 12 36 एंड 24। समझ में आया। ये 60,000 बचा था, ये 60,000 फाइनली इन दोनों में बांटा गया, किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में बांटा गया। फाइन, ओके।
अब मैं एक चीज यहां पर बताता हूं, मान लो कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होता ही नहीं, मैंने तो यहां पर बताया नेट प्रॉफिट कितना है मान लो अगर नेट प्रॉफिट होता ही नहीं, अगर नेट प्रॉफिट होता ही नहीं, इतना प्रॉफिट अगर आता ही नहीं, मान लो फर्म लॉस पे चला गया था और पार्टनर्स लोग तो जिद लगा के बैठे हैं कि भाई हमें चाहिए सैलरी, हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। So therefore what we can understand from here is all partners related kharcha are to be given only when profits are there, otherwise not. Therefore this type of kharcha which are to be given only when there are profits is known as appropriations. लिखो कॉपी। हर एक चीज एक बार में समझ में नहीं आएगा। अगर लॉस हो तो माइनस हो, पार्टनर के लॉस। लिखो all the expenses, ये लास्ट पार्ट है, all the expenses that comes in the PL account, all the expenses that comes in the PL account called as charge. টিভিটা অফ করলাম তো কারেন্ট নাই। क्या लिखा? all the expenses that comes in the PL account are called as charge, which means charge का spelling CHARGE, comma, which means irrespective of profit or loss, irrespective of profit or loss, these expenses are to be met. These expenses are to be met. मतलब देखो एक बार यहां पर मैं इनका बात कर रहा हूं, पीएल अकाउंट में जो भी खर्चा आता है ना, पीएल अकाउंट में जो खर्चा आता है उनको फिर क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम जान लो भाई, क्या है दूसरा नाम? चार्ज। चार्ज का मतलब ये वो खर्चा है जो हमें उठाना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। सर पार्टनर्स रिलेटेड जो खर्चा है ना सर, क्या वो चार्ज है क्या? सुनो ना, पार्टनर्स रिलेटेड जो खर्चा है फर्म का, क्या वो चार्ज है? नहीं है। बढ़िया, लिखो फुल स्टॉप देने के बाद, फुल स्टॉप देने के बाद the expenses that come in the PL appropriation account, the expenses that come in the PL appropriation account are called as, क्या नाम है इनका? नहीं, तो जो खर्चा PL appropriation में आता है इनका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन। इनको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। By the way, PL appropriation account is nothing but an extended part of the PL account. हाँ, इसके ऊपर कोई PL appro लिखा नहीं जाएगा, तुमको ही समझना पड़ेगा कि ये PL appro है। ठीक है? They are called as comma, which means appropriation का मतलब क्या मैं बता रहा हूं, which means this ought to be met, this ought to मतलब ये खर्चा को उठाना है, this ought to be met only when the firm has got profits, otherwise not. Only when the firm has got profits, otherwise not. अगर एग्रीमेंट पे लिखा हुआ आ रहे वही पढ़ना आ रहे, समझ गया? तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, सुनो। सुनीता,
ये जो सैलरी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पार्टनर्स को देना है, इनका नाम क्या? खर्चा है ना फर्म के, देना है तो मतलब फर्म के लिए खर्चा ही है। क्या नाम है इस खर्चे का? नाम क्या है बताओ? क्यों क्यों एप्रोप्रिएशंस क्यों बोलते हो? मालिक का खर्चा। बढ़िया बढ़िया। और कुछ अच्छा आंसर? क्यों बोलते हो इसका एप्रोप्रिएशन? जब प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है? जब प्रॉफिट्स होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं। रिकी, ये जो खर्चा है पीएल का डेबिट साइड में, इनको क्या बोलते हो? सुन नहीं रहे हो, वही तो प्रॉब्लम है। इनको चार्ज बोलते हो। चार्ज का मतलब क्या है? देना पड़ेगा चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट्स हो या ना हो। सर दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। सर ये जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, आपने तो बताया कि ये एप्रोप्रिएशंस है, ठीक है सर, हम भी मान रहे हैं सर, बट क्या ये खर्चा चार्ज नहीं हो सकता? मतलब जैसे कि इस एग्जांपल में सैलरी कौन मांग रहा था? ए, मतलब ये फर्म के लिए खर्चा है ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ये कौन सा खर्चा है? एप्रोप्रिएशंस। मान लो, मान लो ए का मन में ये आया, लालच, लालच। ए को लगा, कभी कभार तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्म लॉस पे चला जाए, बंदा लॉस में चला जा सकता है ना फर्म कभी कभार, तब क्या ए को सैलरी मिलेगा? मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ए नोस हिज एक्सपेंस इज एन एप्रोप्रिएशन टू द फर्म। तो ए ने जुगाड़ लगाया, ए ने एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज ऐड कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस आई शुड गेट माय सैलरी। कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट हाँ वो लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या क्या पार्टनर से रिलेटेड खर्चा चार्ज हो सकता है? हो सकता है। कैसे? अगर एग्रीमेंट उस पॉइंट के रिगार्डिंग तुम बना लो तो बिल्कुल हो सकता है, कौन रोकेगा तुम्हें? लिखो, लिखो। इट इज नॉट टू बी कंक्लूडेड, इट इज नॉट टू बी कंक्लूडेड। ये नेक्स्ट लाइन में लिखने से बेहतर था शायद भाई, ये नेक्स्ट लाइन में लिखने से बेहतर था। ओके, इट इज नॉट टू बी कंक्लूडेड दैट partners related expenses are always appropriation. It is not to be concluded that partners related expenses are always appropriation. मतलब ये ना एक हम लोग बना लेते हैं कि भाई पार्टनर का खर्चा है, that means तो appropriation होगा, but ना, it is not to be concluded that partners related खर्चा expense are always appropriation. Full stop. Full stop. It can be a charge also if it can be a charge also if written in the deed. अगर डीड में लिखा हुआ है तो वो चार्ज भी बन सकता है। Full stop. Last line. But unless otherwise mentioned, but unless otherwise mentioned, but unless otherwise mentioned, we should always consider it as appropriation. समझ जाना भाई, पार्टनर्स रिलेटेड कोई भी खर्चा देखोगे, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, क्वेश्चन अगर कुछ बोलता नहीं है, इनको क्या मानेंगे भाई? हम एप्रोप्रिएशंस मानेंगे। और एप्रोप्रिएशंस को कहां पर दिखाना होता है तुम्हें पता है, ठीक है? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में नोट लगाओ, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टार भी दे दो, स्टार भी दे दो। नेक्स्ट लाइन में नोट लिख के स्टार भी दे दो इसको। Certain expenses towards the partner are always
considered as charge. Certain expenses towards the partner are always considered as charge. तो उसके रिगार्डिंग हमें एग्रीमेंट देखना नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 क्या है वो दो खर्चा? नंबर 1 interest on loan given by a partner. Interest on loan given by a partner. जैसे कि ए जो है वो फर्म को 5 लाख का लोन दिया है। ए ने फर्म को कितना लोन दिया है? 5 लाख। तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना इसके ऊपर। तो मान लो उसको इंटरेस्ट 30,000 मिलेगा, ठीक है? तो फर्म के लिए ये 30,000 क्या बना? फर्म को देना पड़ेगा ना, खर्चा ना। और अब बात आता है सर ये कौन सा खर्चा है, एप्रोप्रिएशन है या फिर? तो हम लोग ये खर्चा किसको देने वाले हैं? ए कौन है? पार्टनर है। तो फर्स्ट थॉट दैट विल कम इन आवर माइंड, ओ पार्टनर को देने वाले, दैट मींस ये खर्चा तो एप्रोप्रिएशन होगा। तो वही मैंने लिखा, कंक्लूड मत कर दो हर एक खर्चा जो पार्टनर्स रिलेटेड है वो एप्रोप्रिएशन है ना, कुछ खर्चा चार्ज है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर, ए ने लोन दिया था 5 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो हमेशा चार्ज होगा, वो एप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता। क्यों? वो कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ज्यादा मैं डीप नहीं जाता हूं। डीप मतलब बीच बीच में मैं किसी चीज का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, दूसरा, अरे भाई पीयूष मैम कैसा लग रहा है? पीयूष नॉट फीलिंग वेल? इसको बुक ले लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर। मतलब समझ लो ए और बी ने मिलकर एक फर्म शुरू किया। अब फर्म शुरू करेगा, बिजनेस चलेगा तो जगह चाहिए ना। ए के पास एक जगह, अपना जगह, ओन जगह खाली पड़ा हुआ था। ए ने बी को जाके बोला कि दोस्त इस जगह में बिजनेस कर लेते हैं ना, अपना ही जगह है। अगर मान लो ए और बी मिलके किसी बाहर वाले से जगह लेता तो रेंट देना पड़ता। जस्ट बिकॉज ये ए का जगह है तो क्या फर्म रेंट नहीं देगा? ए को देना पड़ेगा ना, मांगने से नहीं, देना पड़ेगा। और ये छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है? तो देना तो पड़ेगा भाई, फर्म को देना पड़ेगा रेंट ए को, चाहे ए पार्टनर ही क्यों ना हो जाए। तो ये जो रेंट फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के लिए खर्चा है। ये फर्म किसको दे रहा है? ए कौन है? फर्स्ट थॉट आता है ओ ये तो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स रिलेटेड खर्चा। बट ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है। मतलब इन दोनों खर्चा जो मैंने लिखवाया अभी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, देना ही पड़ेगा। और फर्क भी नहीं पड़ता एग्रीमेंट है इसका नहीं है। बस ये हम लोगों ने मोर और लेस कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज को समझेंगे।